नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए खास मेहमान है, हरियाणा की राजनीति के चर्चित चेहरे हैं, रेवाड़ी से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव आज हमारे साथ हैं। उनसे हम आगे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, सवाल जवाब होंगे। हरियाणा की राजनीति, खासतौर पर दक्षिण हरियाणा की राजनीति, रेवाड़ी के विकास को लेकर, बीजेपी की जो चुनावी फहरिस्त लंबी वादों की, उसको लेकर कितने पूरे हुए हैं, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व को लेकर तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, सबसे पहले आपको भी सादर नमस्कार। आपके दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ कर प्रणाम। बड़ी चर्चाएं हैं आजकल दक्षिण हरियाणा की राजनीति की, तो चर्चा की शुरुआत हम वहीं से करते हैं, सवाल जवाब वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि दक्षिण हरियाणा की राजनीति जो चर्चाएं होती है, इसके अलावा विकास की बातें कम होती हैं, और विकास की जब बात आती है, मंचों से भी कहा जाता है कि विकास जितना होना चाहिए उतना होता नहीं है। देखिए, लगातार आपको देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनी और लगातार निरंतर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ये सब हरियाणा के काम होते हुए आप देख रहे हैं। क्योंकि अगर किसी इलाके में सिरसा में जो काम हो रहे हैं वो दक्षिणी हरियाणा में भी हो रहे हैं, रोहतक में हो रहे हैं, वो या पंचकुला में भी हो रहे हैं, तो बराबर बराबर समान विकास हो रहे हैं। और आपने ये देखा भी होगा कि हमारी सरकार में सब विधायकों को बराबर की ग्रांट है, बराबर के ही डेवलपमेंट हो रहे हैं। और सबका साथ सबका विकास इसलिए भी मैं कह सकता हूँ कि आज 2014 से व्यवस्था परिवर्तन होने का काम हुआ है और क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद ये सब ख़त्म हो गया। अब आप हरियाणा में देखेंगे कि 2 लाख नौकरियां पक्की जो दी हैं वो बिना पर्ची, बिना खर्ची, बिना क्षेत्रवाद, बिना भाई भतीजावाद पूरे हरियाणा में लगे हैं। ये नहीं है कि जहाँ का सीएम है उसी के काम होंगे, जहाँ का सीएम है वहीं का विकास होगा। तो इन बातों को 2014 से दरकिनार करते हुए नई व्यवस्था की स्थापना हरियाणा में करी और मेरिट के हिसाब से पहले नौकरी के लिए लोग नेताओं के पीछे चक्कर काटते थे। आज आपने देखा कि एक माहौल सरकार ने दिया है कि जो योग्य बच्चे हैं वो अपनी योग्यता के आधार पे आगे बढ़ें, उनको अवसर प्रदान हो रहे हैं। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि समान विकास आज निरंतर गतिमान है। और पहले आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 9.5 साल आपने विकास देखा और अब आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह तो खुले मन से बोलते थे कि काम नहीं हो रहे हैं यहाँ पर। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई उन्होंने बोला होगा, क्योंकि आपको देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ 2014 के बाद रेवाड़ी की पहले कितनी दुर्दशा थी। आज 14 के बाद हमारे 1100 करोड़ रुपए का तो बाईपास बना है, कोई छोटी उपलब्धि थोड़ी है। 1600 करोड़ रुपए का एम्स बना है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ओपीडी इस बार एडमिशन भी बच्चों के एमबीबीएस में शुरू हो जाएंगे। तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो मैं ये नहीं समझता कि भाई कोई विकास में कोई पीछे रेवाड़ी रहा है। लगातार निरंतर अभी देखिए आप, नेताओं के वादे थे 13 में कहीं बस स्टैंडों के उद्घाटन होते थे, शिलान्यास होते थे, लेकिन काम नहीं हुआ था। अब हुआ है, अब जाके हमारा कंस्ट्रक्शन बस स्टैंड का रेवाड़ी में 65 करोड़ 32 लाख रुपए का शुरू हुआ है। इसीलिए धारूहेड़ा मेरी विधानसभा का ही क्षेत्र है, तो उसमें भी 12 करोड़ रुपए से अभी बस स्टैंड का निर्माण शुरू हुआ है। ठीक उसी तरह से सिंथेटिक ट्रैक बच्चों को देख रहे होंगे आप, स्टेडियम में अभी 11 करोड़ रुपए का सिंथेटिक ट्रैक बन रहा है। हमने पुरानी जो मंडी की दुर्दशा थी उसको भी नया ऑफिस बनाने का पैसा पास हुआ है। उसकी बाउंड्री वाल, उसके सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से रिपेयर करके पुनर्निर्माण की जो है उस योजना पे काम हो रहा है। ठीक इसी तरह से सड़कें जो टूटी हुई थी मेरे आने से पहले भी, आज सब सड़कों पे काम हो रहा है। शहर की सारी सड़कें सुधर रही हैं। कैप्टन अजय यादव कहते तो हैं पानी कि पीने की जरूर है। हाँ, वो लेकिन उस पर भी आऊंगे। कैप्टन अजय यादव कहते हैं कि जैसे आप सवाल उठाते हैं कोई काम हुआ नहीं उनके रहते हुए, लेकिन वो कहते हैं कि मैं काम पर ही खरा उतरा, इसलिए बार बार मुझे 6 बार विधायक चुना है वहाँ के लोगों ने। और आपको तो ऐसे हालात होंगे 2029 में शायद टिकट भी ना मिले, तो आपको मौका वो देगी ही नहीं जनता की काम के ऊपर आपको नापा तोला जा सके। उस कसौटी पर जाने से पहले आपको टिकट नहीं दी जाएगी। देखिए, कप्तान अजय सिंह क्या कहते हैं उस बात पे मैं जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि कप्तान अजय सिंह के फादर 3 बार रेवाड़ी के विधायक रहे, राव अभय सिंह जी। 6 बार लगातार
कप्तान अजय सिंह विधायक रहे, एक बार उनका बेटा चिरंजीव राव जी विधायक रहे, और अगर आप टोटल करेंगे तो 45 साल लगातार एक ही परिवार के पास रेवाड़ी थी। तो रेवाड़ी की दुर्दशा किसने की, ये मेरे कहने की बात नहीं, जनता है, सब जानती है। और मैं अब पौने 2 साल से लगातार आप देख रहे होंगे चारों तरफ आज हमारे काम चल रहे हैं। जब से रेवाड़ी की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, जब से निरंतर उस सेवा भाव से काम कर रहे हैं, ना कि कोई राजनीतिकरण के आधार पे काम कर रहे हैं। और रेवाड़ी वंचित थी विकास की, इसमें कोई दो राय नहीं। अब चारों तरफ काम शुरू हो रहे हैं। और आपने देखा कि रेवाड़ी में बहुत बड़ी समस्या साबी नदी की भी थी, जो आप देख रहे होंगे अभी 125 करोड़ रुपए पास हमारी सरकार ने किए, उस पर काम चालू हुआ है ताकि लोगों की ये दुर्दशा ठीक हो सके। और रेवाड़ी में कई गांव जलमग्न हैं, कोई एक दिन में तो 1.5 साल में तो हुए नहीं जलमग्न। उन्हीं की खुद की ससुराल है गोकुलगढ़, वो आज जलमग्न है। और काड़ूवास गांव है बिल्कुल शहर के लगता हुआ, उसमें जलमग्न है। किशनगढ़ राजपुरा जलमग्न है, इसी तरह से निखरी जलमग्न है, खिजूरी जलमग्न हो रही है। और ये 15-16 गांव डिस्टर्ब इस गंदे पानी की वजह से है। लेकिन आप कुछ कर रहे हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि आपको चुन के भेजा है लोगों ने। एक आप कह सकते हैं कि पूरी विरासत किसने वहां पर राजनीतिक बना ली थी, इसीलिए कह रहा हूँ मैंने सदन में उखाड़ के आपको भेजा। मैंने सदन में ये क्वेश्चन उठाया, अगर ये गांव जलमग्न है, इनका इलाज हो। तो मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने सोलर पंप के लिए कहीं 3.5 करोड़ रुपए, कहीं 4 करोड़ रुपए, इनमें सोलर पंप लगेंगे और लगातार हम उन पानी को नहर में छोड़ेंगे। और उसकी कार्रवाई चालू हो गई, उसका काम शुरू हो गया। और वो पानी हम नहर में छोड़ेंगे तो जल स्तर फिर नीचे जाएगा। तो उसमें सब में कार्रवाई चल रही है। इसी तरह से एसटीपी का बुरा हाल था, एमएलडी कम थी, जितना लोड था उतनी एमएलडी थी नहीं। तो अब एसटीपीओं का में भी सुधार हमने करा है। 6 जहाँ एमएलडी की थी वहाँ हमने 10 एमएलडी की करी, उनकी क्वालिटी में सुधार करा है। और धीरे धीरे वो समय आने वाला है कि हम बिल्कुल पानी को फिल्टर करके नहर में छोड़ें ताकि वो किसानों के काम आ सके। तो उस सब पे काम चल रहा है जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। कैप्टन अजय यादव का फिर से मैं जिक्र करूंगी, वो तो बहुत बड़े आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह उनके जो करीबी हैं वो तो अवैध प्लॉटिंग में लगे हुए हैं, काम तो कुछ हो ही नहीं रहा। वो तो मैं आके करूंगा फिर अगली बार। नहीं, वो करता तो उसको तो 45 साल दिए थे लोगों ने। 45 साल एक परिवार को देना मायने रखता है, इससे ज़्यादा कब करेगा। वो उसके फादर भगवान को प्यारे हो गए, उसके बाद वो रिटायर हो गए 6 बार बनने के बाद। अब बेटा है चिरंजीव राव जी, करेंगे तो अच्छी बात है। तो जनता किसको आशीर्वाद देती है, कब आशीर्वाद देती है, और करने का समय उनका मेरे ख्याल में चला गया, क्योंकि उनको बहुत लंबा समय रेवाड़ी की जनता ने दिया, बहुत बड़ा विश्वास किया। और जहाँ ये कह रहा है काम करा है जब मैं जीता हूँ, ये तो व्यवस्थाएं हैं। उस समय की भौगोलिक स्थिति क्या है, कौन सी पार्टी से कौन लड़ रहा है, और समय और परिस्थितियों के आधार पे कई बार चुनाव होता है। और उसी के रिजल्ट परिस्थितियां तो इस बार भी बदली, क्योंकि आप तो कोसली से विधायक रहे, उसके बाद आपकी सीट बदल दी। नहीं, मेरे लिए तो फ़ायदा ही रहा। मैं पहले सब डिवीज़न पे था, अब मुझे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे लाए, तो पार्टी ने मेरा तो प्रमोशन करा है भाई। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लाके, और डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है कि ज़्यादा काम होता है, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही सारी कॉम्प्लिकेशन दूर होती हैं। लेकिन जब सीट बदली आपकी, उस वक्त मैं आपको लेकर जाना चाहती हूँ, उस वक्त कैसा लगा आपको कि आपको कोसली से, जहाँ से आप सिटिंग एमएलए हों, वो वहाँ से टिकट न देकर आपको रेवाड़ी भेजा जा रहा है? देखिए, वो तो संगठन का अपना काम था, कोई राजनीति नहीं थी, इंटरनल कुछ नहीं था ना कुछ नहीं। जो भी रहा होगा उस समय की डिमांड रही होगी, हो सकता है। दूसरा ये था कि मैं इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं कोसली से ही दोबारा तैयारी कर रहा था। अचानक संगठन का आदेश हुआ कि आप रेवाड़ी से लड़ेंगे, तो रेवाड़ी से लड़ लिए। और मैं 3 विधानसभाओं से लड़ा हूँ, तीनों अलग अलग बार अलग अलग विधानसभा से लड़ा हूँ। 3 ही चुनाव मैंने लड़े। पहला चुनाव मैंने बीजेपी से सालावाद से लड़ा, दूसरा चुनाव 2 बार मुझे टिकट पार्टी ने नहीं दी, संगठन का काम करते रहे। फिर तीसरी बार मुझे 19 में टिकट दी कोसली से, तो मैं 39,000-40,000 के आसपास जीता। और आपको ताज्जुब होगा, तीसरी बार मुझे रेवाड़ी से मिली है, तो मैं यहाँ भी 29-30 हज़ार से जीता हूँ, 29,500 से।
तो ये भी बड़ी जीत थी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये जनता का प्यार है और संगठन की ताकत है, हमारे नेताओं का आशीर्वाद है। तो निरंतर उस चीज़ से आगे आदमी बढ़ता है। सब लोग एक होकर लड़ते हैं तो ज़रूर उसका फ़ायदा पार्टी और सरकार को मिलता है। लेकिन यादव साहब, पानी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है दक्षिण हरियाणा के लिए, और वो एक चुनावी मुद्दा भी है, राजनीति का मुख्य बिंदु भी है। अभी हाल फिलहाल ही राजस्थान के साथ हरियाणा का समझौता हुआ यमुना के पानी को लेकर, और उसको लेकर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जब आपके अपने लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हो तो आप पड़ोसी राज्यों को पानी दे रहे हो, जबकि आपको तो करना ये चाहिए था कि एसवाल का पानी पंजाब से लेते, वो पानी भी देते उनको और ये पानी भी आप अपने लोगों को देते। ये फैसला सही था? देखिए, ये तो सब लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सब सत्ता में रहे हैं। वो SYL का पानी ला सकते थे, अब तो वो लिटिगेशन में था और उसका निर्णय भी आया है। कई दौर की हमारे जल शक्ति मंत्री, दोनों मुख्यमंत्री पंजाब हरियाणा के, कई दौर की वार्ता उसमें हुई है, क्योंकि सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये चीज़ हल हो जाए उसके लिए प्रक्रिया जारी है। लेकिन जब अपने पास पानी नहीं है तब आप अपने हिस्से का पानी भी किसी नहीं, अपने हिस्से का नहीं होता, सबका बंटवारा होता है। नदियों पे सबका बंटवारे का हिस्सा होता है। 1994 में वो भी हुआ था, ईमानदारी लेकिन से रोक नहीं दे दिया रहे, गया। जैसे हमारा भी बंटवारा था पंजाब के साथ, वो ईमानदारी से नहीं दे रहे, वो अलग बात है। ये तो ये भी तो हो सकता है ना कि अब वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। राष्ट्रीय धरोहर है, स्टेट जो है उन सब का उसमें राष्ट्रीय धरोहर का हिस्सा होता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और यही हो जाता फिर पंजाब हरियाणा वाला मामला, अगर हमारा हिस्सा खा गए तो सबका ये तो जब ये समझौते होते हैं पानी के, उसमें सब टर्म एंड कंडीशन रहती हैं, उस आधार पे सबने ईमानदारी से काम करना चाहिए। ये फैसला ठीक है सरकार का? नहीं, फैसला क्या होता है, देखिए जब केंद्र का निर्णय होता है वो भी देश के ही नागरिक हैं, ठीक है कि नहीं। तो जो जिनके ये फैसले होते हैं उनको सब मान ले तो मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और हरियाणा में तो काफ़ी हिस्सा आप देख रहे होंगे जलमग्न भी है, वो तो सेम की वजह से भी। वो सेम पानी ही तो आया ना कहीं से, पानी की वजह से तो सेम हुआ है। यूँ तो होता नहीं कि भाई बारिश से सेम हो गया, बहुत सारा हिस्सा खराब हो रहा है। धीरे धीरे हरियाणा तो खराब जलमग्न की तरफ जा रहा है, तो उसको भी कंट्रोल होगा। हिस्सा भी जिसका आता है कानूनन रूप से उनका दिया भी जा रहा है। तो और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ इसमें कोई दो राय नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि भाई पानी की किल्लत दक्षिणी हरियाणा में है, लेकिन 2014 तो पूरे हरियाणा में है, लेकिन दक्षिण हरियाणा में तो बहुत ज्यादा है। हरियाणा में उतनी नहीं है जितनी दक्षिणी हरियाणा में थी, लेकिन 2014 के बाद निरंतर हमने नहरी पानी का भी बंटवारा बराबर किया है। और आपने देखा भी होगा कि दक्षिणी हरियाणा के लास्ट छोर पे पानी 2014, 15, 16 पे पहुंचा है। वो उसका यही कारण है कि एक तो ज़्यादा खा के मर रहा था, एक भूखा मर रहा था, वही स्थिति चल रही थी। लेकिन हमने कहा ना सबका साथ सबका विकास, तो दक्षिणी हरियाणा में लास्ट छोर तक पानी पहुंचा है। आप देखिए हमारे नांगल चौधरी सबसे लास्ट है, जो हजार फीट गहरा पानी था, और आज आप देखेंगे उसके 100, 200, 300 फीट पे पानी आ गया। तो एक ये परिवर्तन है। हमने कच्ची नहरों में भी पानी छोड़ा, हमने पुरानी नदियाँ थी उनको भी खुदा के उनमें भी पानी छोड़ने का काम करा। तो आज हमारा जल स्तर नीचे से ऊपर हो रहा है, जहाँ जल स्तर बहुत नीचे था। जैसे मेरा पुरानी विधानसभा कोसली रहा, जैसे हमारा नीमोट था, जैसे हमारा कवाली था, लवाना दवाना था, बांस पिटोड़ी था, इन गाँव में नीचे पानी था। लेकिन हमने कृष्णावती नदी को जो हमारे 3 महीने एक्स्ट्रा पानी होता है, उसको हमने कृष्णावती नदी कच्ची करवा कर उस पर पानी छोड़ा, उससे वाटर लेवल मेंटेन हो रहा। मतलब एक प्रयास कोशिश हुई तो वाटर लेवल ऊपर हो रहा है। इससे पहले तो पानी था ही नहीं। दूसरा, पानी पीने की किल्लत तो अव्यवस्थाओं की वजह से रही। किल्लत जो हमारे यहाँ है, मेरी रेवाड़ी में भी है, आज भी पानी की किल्लत है पीने की। क्यों है? उसका मुख्य कारण ये है, अगर आपने देखा 2013 से पहले भूमि अधिग्रहण कानून अलग था, आप ज़मीन लेके कोई बड़ा जल घर बना सकते थे, और वही इरिगेशन मंत्री भी उनके पास था और ज़मीन अधिग्रहण कानून भी उनके पास था। तो वो चाहते हैं, उनकी मंशा नहीं थी, ना विजन था रेवाड़ी के लोगों को पानी पिलाने का। हमने अब 50 एकड़ ज़मीन लिसाना में भूमि पोर्टल पे डलवा के और एक बड़ा जल घर बने, ताकि अगर 3 महीने भी नहर नहीं आती, 2 महीने भी नहर नहीं आती, तो पानी की किल्लत रेवाड़ी की जनता को ना हो। इसी के साथ साथ हमने रामगढ़ भगवानपुर में एक जल घर बनाने का भी प्रयास किया था। अब उसका काम अभी चालू हुआ है जस्टी, ताकि एक पॉकेट में वो पानी होगा। इसी तरह से हमारे वर्किंग में 11 सेक्टर उड्डा के हैं,
उनके पास ऑलरेडी ज़मीन है, उनका प्रोजेक्ट भी हमने अब भिजवाया है ताकि वो 11 सेक्टरों को पानी पिला दें। बाकी शहर को तो हम पिला ही रहे और करेंगे। तो हमने चारों एंगल से इसकी तैयारी करी है ताकि, और मैं ये समझता हूँ कि मेरे रहते रहते रेवाड़ी में पानी पीने की कोई कमी रहेगी नहीं। अब दक्षिण हरियाणा की एक राजनीति जिसको लेकर कहा जाता है राव बनाम राव की राजनीति लंबे वक्त से चल रही है, अभी भी वैसी खींचतान है। अब तो हमने देखा राव नरबीर की गतिविधियां और ज़्यादा बढ़ गई हैं आपके यहाँ पर। देखिए, हमारे राजनीतिक घराने 3 हैं जो पहले से ही राजनीति में। एक राव वीरेंद्र सिंह जी का परिवार, राव तुलाराम जी के वंशज, उनकी राजनीति है। दूसरा मैंने कहा राव अभय सिंह जिनके कप्तान साहब, और ये सब 3 है। तीसरा हमारे राव मोहर सिंह, महावीर सिंह और अब नरवीर सिंह। तो ये राजनीतिक परिवार तो यही थे। हम तो आम घरों के लोग हैं, हम तो आम परिवारों से निकल के राजनीति में आए। हमने सोचा भी नहीं था राजनीति करनी है, राजनीति में जाना नहीं है, लेकिन ये तो नियति का वो है फैसला। तो हम राजनीति में आ गए। तो भाई पुराने घर हैं, उनका वर्चस्व तो रहता ही है, इसमें तो किसी को कोई अतिशोक्ति नहीं है कहने में। और वर्चस्व रहेगा तो वो आम घरों के से निकले हुए राजनेता बने हुए भी आजकल अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं। उन रजवाड़ों से निकलकर, विरासतों से निकलकर जो बाकी लोग आप जैसे लोग हैं वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश नहीं। देखिए, अब तो प्रजातंत्र में जैसे हर चीज़ में वैरायटी आई है। आप 1-2 पहिया की डिमांड करोगे, 10 2 पहिया कंपनी आपके गेट के सामने आ जाएंगी। आप एक गाड़ी की 4 पहिए की डिमांड करोगे, आपको 50 कंपनी बाहर खड़ी मिलेंगी, जी हमसे ले लो। इसी तरह से हर फील्ड में। मोबाइल पहले कभी होता ही नहीं था, आज मतलब वहाँ पर भी अब ऑप्शन आ गए हैं साउथ हरियाणा में। तो राजनीति में भी ऑप्शन मिल रहे हैं। सब्जी खरीदने जाते हो इतनी वैरायटी है, फल खरीदने जाते हो इतनी वैरायटी है। तो राजनीति में भी वैरायटी होना कोई बुरी बात तो है नहीं, जिससे लोग अच्छे छट के बाहर आएँ। ताकि अच्छे लोग आएंगे तो अच्छी विचारधारा के भी लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छी विचारधारा के आएंगे, अच्छी समस्याओं को जानेंगे, तो अच्छी समस्याओं को जानेंगे, उनका निवारण के लिए भी काम करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसने ना खाई खड़ वो क्या जाने, जिसने ना आए भड़ जिसने ना खाई खड़। तो ये चीज़ें देखिए, जिस क्षेत्र से, जैसे मैं तो मोदी जी का उदाहरण देता हूँ। मोदी जी के फादर चाय बेचने वाले थे, कहाँ से कहाँ अनुभव के आधार पे वो वहाँ तक पहुँचे। और आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ये 12 साल का कार्य सरकार, केंद्र सरकार का और हरियाणा सरकार का, ये गरीब कल्याण के लिए है। क्योंकि उन्होंने उस गरीबी को देखा है, उन गरीबी को उन्होंने ढोया है। उसके लिए क्या होना चाहिए आम गरीब आदमी के लिए, उनके लिए पॉलिसी बनी है, अनेकों पॉलिसी बनी है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जिस क्षेत्र से आदमी दुख तकलीफ सह के आता है, तो मुझे लगता है कि उन दुख तकलीफ़ों का निवारण जैसे ही वो सत्ता में आएगा, जैसे ही उसको अवसर मिलेगा तो वो करेगा। तो वैरायटी तो चाहिए, राजनीति में वैरायटी मिल रही है हरियाणा तो फिर जनता के पास ऑप्शन नहीं रहेगा। जनता के पास ऑप्शन नहीं रहेगा तो किसको बनाएंगे भाई? आप बाजार में खरीदने गए, सब्जी आपके पास 2 हैं, तो 2 में से आपको तो खाते खाते हो लिए, या उनको देखते देखते हो लिए, या उनका। तो आज वैरायटी बढ़ रही है, तो आप एक चीज़ का नाम लोगे, 50 चीज़ आपके सामने है। तो राजनीति में भी आनी चाहिए। प्रजातंत्र का यही तो असली स्वरूप है। आज माँ के पेट से राजा नहीं पैदा होता, आज ईवीएम मशीन से राजा पैदा होता है, वो जनता के द्वारा होता है। तो ये परिवर्तन है, तो ये तो अच्छी बात है। ठीक है, परिवर्तन तो हुआ, लेकिन ये बावल वाला क्या बवाल था? जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, शिवराज सिंह चौहान भी आए। देखिए, वो आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी का अचानक कार्यक्रम बना। 2-3 दिन पहले ही हमें सूचना थी, 1.5 दिन, बल्कि हमें तो 1.5 दिन पहले ही सूचना मिली थी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। नहीं तो पहले शिवराज चौहान जी का कार्यक्रम था, खेत सुधार, किसानों का कृषि को लेके वो था कार्यक्रम। बाद में मुख्यमंत्री का बना, और बाद में आप देख रहे होंगे कि भाई राव साहब ने भी स्टेटमेंट अपनी दी है। इससे प्रोटोकॉल का खेल था या फिर कुछ वो प्रेशर पॉलिटिक्स फिर से? बयान से तो प्रोटोकॉल का ही लग रहा है। जैसे राव साहब अपने बयान दे रहे हैं और ये लोग नहीं पहुंचे थे, तो सारे ही, जैसे मंडल अध्यक्ष भी नहीं पहुंचे, जिले की टीम भी पूरी नहीं पहुंची। इसी तरह से हम 3 विधायक हैं जिन पे मेरे पे भी है ये लाछनक, आप भी नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे आप? जबकि मैं तो विधानसभा का टूर था हमारे, हाँ गुजरात का हमारा तो टूर था, और मेरे साथ 4-5 विधायक भी थे उस टूर में, और वो पहले से 15 दिन पहले डिसाइड था। ये तो अचानक सूचना मिली, तो हमने कहा कि भाई ये बना हुआ कार्यक्रम है, फिर मेरी विधानसभा में भी नहीं था,
प्रॉपर तरीके से। तो अगर मेरी विधानसभा में होता तो मैं इन सब को भी छोड़ देता। क्यों, हमारे लिए तो मुख्यमंत्री जो है हमारा बड़ा है, सबसे बड़ा है, हरियाणा प्रदेश को चला रहा है। अगर हम उनके सामने नहीं खड़े मिले तो, लेकिन उसके बावजूद भी हमने तो पूछा भी था। लेकिन स्थानीय विधायक तो न्योता देते फिर रहे थे, फिर वो भी नहीं पहुंचे। वो अंदर की पॉलिटिक्स होगी, उसकी तो मुझे जानकारी नहीं है। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि सब ने अपनी अपनी स्टेटमेंट दे दी, उसके बाद कोई चीज़ छुपी तो रहती नहीं। और राव साहब ने भी अपनी बात कही है कि भाई मैं तो प्रोटोकॉल की वजह से मेरा नाम पीछे था, फिर मैंने सुधारने के लिए मुख्यमंत्री से कहा, उन्होंने बाबू की ड्यूटी लगाई, जो भी था, तो उन्होंने अपने बयान दिए, उसके बाद क्या रह जाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स या जानकार ये भी कह रहे हैं कि ये क्योंकि केंद्र में रिशफल होना है कैबिनेट में, उसको लेकर कुछ फिर से ताकत दिखाई जा रही है और रिशफल हो रहा है, तो हो सकता है कि राव साहब को लेकर भी कोई बड़ा फैसला वहाँ से हो जाए। देखिए, आपने पता है ये संगठन का निर्णय है, सरकारों के मुखियाओं का निर्णय है, क्या अंदर खाने क्या होते हैं। हमारे छोटी टोली चर्चा करती है। अब आकलन तो कोई दूर बैठ के कुछ भी लगा सकता है, सबको अधिकार है आकलन लगाने का, कौन रोक रहा है किसी को। लेकिन एक्चुअल बात तो या तो हमारा संगठन बता सकता है आपको, या परमात्मा बता सकता है। इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि विधायक भी ना पहुंचे तीनों, राव इंद्रजीत सिंह भी ना पहुंचे, पदाधिकारी भी ना पहुंचे। हमारी तो तैयारी थी और विधानसभा की कमेटी थी गुजरात, उस दिन हमारी गुजरात विधानसभा में बैठ के थी, नॉलेज टूर था, उसका आदान प्रदान था। उस कमेटी में आपके यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है, क्या अंतर है, हमें क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए, आप क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो वो तो एक नॉलेज टूर था, इसलिए उसमें गए हुए थे। वो पहले से डिसाइड था। सीएम साहब का तो अचानक कार्यक्रम बना था। और ये गलती मैं भी मानता हूँ, सीएम साहब आए, हम ना खड़े हों, तो ये तो सबकी ही गलती है। मैं तो इसको ठोक के कहता हूँ कि वाकई में ही गलती है। जब हमारा बॉस आ रहा हो और फिर हम मिले ना, गलती है या गुस्ताखी है। अब ये तो करने वालों से पूछना, मैंने तो अपना बता दिया कि ये है। मैं तो जिस आधार पे, मैं तो मुख्यमंत्री को कह के भी गया हूँ कि भाई मेरे का टूर है, बताओ क्या करना है। तो इसलिए आप अपने अपने सवारी अपने सामान के जिम्मेवार हैं। ठीक बात। लेकिन जिस तरीके से राव साहब राजनीति करते हैं, राव इंद्रजीत सिंह की मैं यहाँ पर बात करूँ, दक्षिण हरियाणा को लेकर जिस तरह की वो राजनीति करते हैं, दबाव की राजनीति, आपको लगता है कि वो तरीका ठीक है? और वो आरोप भी लगाते कि दक्षिण हरियाणा में जो ताकत दी हम लोगों ने, वो खुद का नाम लेते हैं परिवार का, बीजेपी को, उस हिसाब से वो कुछ उनको मिला नहीं और दक्षिण हरियाणा को भी नहीं मिला। वो अनदेखी के आरोप लगाते। यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि स्थानीय नेताओं की अनदेखी ठीक नहीं है। वो बता गए यहाँ पर भी वो जो कहना चाहते थे। नहीं, देखिए, आपने तो देखा ही है, केंद्र में हमारे राव साहब मंत्री हैं, प्रदेश में बहन आरती राव जी हैं। तो लगातार ऐसा नहीं है, और उनको लग रहा होगा कि भाई दबाव से कुछ और राजकाज में हिस्सेदारी बढ़े, तो उनको रास भी आ रही होगी, तो इसलिए कर रहे होंगे। अब ये तो उन्हीं का फैसला है, वही कैसे करते हैं। अगर इन सारी बातों की चर्चा आप राव साहब से करेंगे तो अच्छे जवाब मिलेंगे। आपके कैसे रिश्ते हैं उनके साथ अभी? मेरे तो देखिए, आपसे तो चर्चा होती है, अच्छे रिश्ते हैं। तो राजनीति हमारे संगठन से सबसे अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन कई बार क्या है, संगठन में काम करते करते हो सकता है किसी को मेरी बात पसंद ना आए, मैंने किसी दूसरे की पसंद ना आए, ये कारण तो हो सकते हैं। लेकिन संगठन में हमारे सबसे रिश्ते हैं, सरकार में हमारे सबसे रिश्ते हैं। क्योंकि सरकार जब विकास तो तभी होगा जब सबसे रिश्ते अच्छे होंगे। वो जो अनदेखी के जब आरोप लगाते, दक्षिण हरियाणा में विकास को लेकर अनदेखी के आरोप लगाए जाते रहे, आपको पता, जब वो कांग्रेस में तब भी लगाते थे, वो आप बीजेपी में तब भी लगा रहे हैं, आप इन बातों में उनका समर्थन करते हैं? इसमें समर्थन और बिना समर्थन की तो बात ही नहीं है। उनको लगा होगा, मैंने पूछा क्योंकि वो समर्थन दिखाते भी हैं। उनको लगा होगा कहीं अनदेखी हो रही है, उन्होंने बयान दे दिए। लेकिन मैं तो 19 से आया, मुझे नहीं लगता 19 के बाद कोई अनदेखी कहीं हो रही होगी। जो भी, अब मैं कोसली का ही जिक्र करूँ आपको, पिछली बार 2 साल कोविड भी था, 1 साल किसान आंदोलन भी थे, हमें कितना टाइम मिला। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, मेरे 136 गांव थे कोसली विधानसभा, कोई गांव ऐसा नहीं जिससे गांव टू गांव कनेक्टिविटी नए रोड की ना हो। तो 225 नए रोड बनाए हमने। कितने बनाए? 225 नए बना सकता है क्या? तो विकास क्यों नहीं हुआ? हमने सारी नहरों को तोड़ के दोबारा बनाया, यही तो विकास है। उसमें पानी की मात्रा बढ़ाई, कहाँ से कहाँ हमने कितने MLD पानी बढ़ाया, तो उसकी मात्रा बढ़ाई ताकि दक्षिणी हरियाणा को पानी मिले। और वो मुख्यमंत्री ने सहर्ष स्वीकार भी करा। ऐसा नहीं उसी की वजह से सब हुआ, सारे पुल बनवाने का काम किया।
इसी तरह से कॉलेज बनाने का काम करा। मेरे यहाँ 3-4 कॉलेज हैं, उनमें पीजी क्लासेज खुलवाने का काम करा, चाहे वो गुरावड़ा थी, चाहे वो आपके नाहड़ थी, चाहे वो कवाली थी, चाहे वो कोसली कॉलेज था, सब में पीजी क्लासेज लाने का काम करा लगातार। रेवाड़ी में भी जो आप काम कर रहे हैं, 3 फ्लाईओवर हमने पास कराए, एक कंप्लीट हो गया, दूसरे पे काम चल रहा है, तीसरा भी अंडर उसमें है। लेकिन यादव साहब, आप रेवाड़ी में भी जो काम करवा रहे हैं, हमने 12-33 केवी के सब स्टेशन पास कराए, क्योंकि वोल्टेज की कमी कहीं ना रहे देहात में। तो 12 में से 6 मेरे सामने कंप्लीट हो गए थे। तो आप कोई भी छोटी कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें जल घर नहीं बना हो। 2 बिजली के सब डिवीज़न हमने बनवाए। तो ऐसे अनेक योजनाएं थी जो हमने इस दौरान भी, कोविड के दौरान भी अनेक काम करे कोसली में। तो ऐसा नहीं है, मैं तो देख रहा हूँ, उससे पहले कोई पूछता ही नहीं था। हम पिछलग्गू थे रोहतक के और झज्जर के, रोहतक वालों के लगातार। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जो नहीं देना चाहिए मुझे। अगर इधर हमारे अम्बोली गांव है, इधर मेरा छुआ गांव है, उधर धारोली गांव है, लेकिन छुआ की बजाय अम्बोली से सीधा धारोली रोड गया, जबकि पुराना वो था, उसमें भी 4 ईंट लगा देता। मतलब किस तरह की अनदेखी उस क्षेत्र के लोगों के होती थी। अब इसी के साथ साथ ये NH-71 बना, आप देखेंगे झज्जर तक तो सब बाईपास हैं। और जैसे ही झज्जर रेवाड़ी की सीमा शुरू होती है तो गाँव में चाहे मंदिर तोड़ने पड़े, चाहे गांव में स्कूल तोड़ने पड़े, गुरावड़ा पालावास में गांव के बीचों बीच NH को निकाला। तो ये क्या ड्रामा था। उसी सोच का परिणाम लोगों की समझ में आया। फिर आप देखेंगे प्रीशमन में हमारा क्या हाल था। हमें कोसली में देखिए, प्रीशमन का एक कायदे कानून होते हैं। अगर भाई आप उनके साथ अटैच करो पार्लियामेंट में, जिनकी भौगोलिक स्थिति मिलती हो, जिनका खान पान मिलता हो, जिनकी भाषा मिलती हो। तो हमारा तो कुछ भी रोहतक से नहीं मिलता था, फिर भी उन्होंने हमें रोहतक के साथ लगा दिया। अगर महेंद्रगढ़ के साथ लगाते, इसी बात से अब कांग्रेस वाले डरे हुए हैं, तभी नारी शक्ति वंदन बिल को अटका दिया उन्होंने। नहीं, नारी शक्ति वंदन बिल अटका नहीं है, वो तो ठीक है, एक बार अटक गया, अभी मेजोरिटी है, दोबारा फिर आएगा। मॉनसून में तो लेके नहीं आ रहे हैं जी, मॉनसून सेशन में तो नहीं आ रहा फिर से। जब भी आएगा वो तो ऊपर वाले बताएंगे कब आएगा, लेकिन आएगा जरूर, ये जरूर मैं कह सकता हूँ। भाई देखिए, महिलाओं का 50% है, उनका अपना हिस्सा मिलना चाहिए, तो इसमें क्या बुरी बात है। हमने तो पंचायतों में 50% दिया, आपने देखा ही होगा, नगर परिषदों में दिया, आपके ब्लॉक समिति में दिया, तो आपके क्या नाम है, नगर निगमों में दिया, नगर पालिकाओं में दिया। तो सब जगह हमने तो हिस्सेदारी दी है। और आप ये भी देखेंगे कि कहीं ड्रोन दीदी, कहीं बीमा सखी दीदी, कहीं लाडो लक्ष्मी योजना, कहीं मतलब कितनी ही स्कीम महिलाओं के लिए हमने चलाई। सेल्फ हेल्प ग्रुप, मेरे यहाँ रेवाड़ी में हमने 100 करोड़ रुपए सेल्फ हेल्प ग्रुप को ऋण दिलाए, ताकि वो बहनें माताएं बहनें अपने पैरों पे खड़ी हो सके। तो हम वहाँ तक सोचते हैं, उस गहराई तक सोचते हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो। तो दोनों ही, आज के युग में तो सभी ने कमाना पड़ता है। वो ज़माने चले गए जो घर का एक मुखिया कमा के लाता था तो 20, 30, 40 लोग खा लेते थे। अब वो ज़माना तो रहा नहीं, क्योंकि अब सुविधाएं उतनी बढ़ा ली हमने, खर्चे उतने ही बढ़ा लिए। तो इसलिए सबकी इनकम होना जरूरी है। तो महिलाओं को तो इसमें कोई दो राय नहीं, जितनी पॉलिसी प्रदेश सरकार लेके आई है महिलाओं के पक्ष की, केंद्र सरकार लेके आई, काबिल तारीफ है। आप पिछला इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ था, कहीं 3 तलाक बिल, कहीं महिला दुर्गा शक्ति, कहीं महिलाएं थाने, मतलब एक से एक आप देखेंगे बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए शुरू करी। आपको सरकार को प्रचारक बनाना चाहिए अपनी योजनाओं का। जिस तरीके से आप फ्लोलेस बोल रहे हैं ना योजनाओं के बारे में, बहुत कम लोग बोल पाते हैं। नहीं, देखिए रोज का काम ही यही है। नहीं, फिर भी बहुत कम लोग बोल पाते हैं। टीचर का काम होता है पढ़ाना, तो वो रोज ही कभी पूछ लो उससे तो बता ही देगा। अच्छी बात है। तो हम तो उस क्लास के स्टूडेंट हैं जो रोज इन चीज़ों से निकलते हैं। रोज हम देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कितना डिफरेंस था पहले की सरकारों में अब में। हम तुलनात्मक दृष्टि से उसका आकलन करें, लोगों से। लेकिन जब हम ऐसा आकलन करते हैं, अभी एक चर्चा बहुत छिड़ी थी 1 तारीख की बात, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक शिलापट लगा हुआ था, वहाँ पर सबके नाम लिखे थे, आपका नाम क्यों नहीं लिखा? जबकि स्थानीय विधायक आरती राव वहाँ पर आई थी, स्थानीय विधायक का नाम क्यों गायब था? इसको लेकर भी सवाल उठे, संगठन के अंदर भी बातें हुई इसको लेकर। देखिए, ये थोड़ी टुच्ची हरकतें हैं, छोटे दिमाग के लोग हैं वो इस तरह की हरकत करते हैं। लेकिन सबको सम्मान दोगे तो सम्मान आपको कई गुना मिलेगा। न्यूटन का नियम नहीं सुना, जितनी शक्ति से आप गेंद को फेंकोगे उससे दुगनी शक्ति से आपकी तरफ बढ़ती है। तो सम्मान देने में किसी को कुछ नहीं जाता।
अपमान देने से एक आदमी खुद भी कमज़ोर होता है और कोशिश करता है दूसरे भी कमज़ोर हो, तो ये कोई अच्छी बात नहीं थी। जिनका हक है, अधिकार है, कि सरकार का पैसा है, कोई घर से तो कोई लेके आया नहीं। आज मैं भी सरकार का पैसा ही खर्च करवा रहा हूँ। कोई यूँ कहे कि जी मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, वो थोड़ी है। सरकार का पैसा है, जहाँ जहाँ वो नुमाइंदे उनके नाम आने चाहिए। लेकिन ये हरकतें इस तरह की है, इससे उनका ही गिराव गिरता है। उससे नाम एक पत्थर पे नहीं भी आया तो क्या हो गया। हम तो उन चीज़ों की फीलिंग ही नहीं करते और करनी भी नहीं चाहिए। नहीं, वो तो फीलिंग ले जाते हैं ना, फिर सामने वाले क्यों कर रहे हैं आपके साथ? कौन नहीं, वो फीलिंग ले जा रहे हैं, आपको नहीं पता ना, क्योंकि जनता तो देख रही है ना कैसी फीलिंग लेके जा रहे हैं। क्यों किया गया होगा आपके साथ ऐसा? बताया ना मैंने, छोटी मानसिकता के लोग हैं, टुच्चे लोग हैं। आपने कहीं शिकायत की ऊपर इस बारे में? मुझे इस छोटी चीज़ों में जाने की जरूरत नहीं थी। अनेक पत्थर बनाए, अनेक लगाए हमने। हम तो कोसली में भी जाते जाते बहुत सारी चीज़ें छोड़ गए जो ही पत्थर लग रहे हैं। तो इन चीज़ों से फ़र्क क्या पड़ेगा। देखिए, मैं अपने प्रति डिसिप्लिन में रहूं, मैं अपने प्रति स्वाभिमानी रहूं, मैं अपने प्रति अपनी ज़मीर का जो है आकलन करूं, उससे बढ़िया दुनिया की कोई तुलना कर नहीं सकती, कोई और दूसरा निर्णय भी नहीं ले सकता। लेकिन जिस तरह के पिछले लंबे वक्त से हालात दिख रहे हैं दक्षिण हरियाणा में, आपके यहाँ पर रेवाड़ी में भी गुटबाजी तो बहुत ज़्यादा है अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में। नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है, ये छोटी मोटी चलती रहती है, इसमें कोई गुटबाजी नहीं है। कुछ लोग दरअसल क्या है कि दूसरी पार्टियों के संस्कार होंगे, थोड़े बहुत शुरू हो जाते होंगे, धीरे धीरे और ठीक होती चली। क्यों संस्कार नहीं जा रहे? दूसरी पार्टियों से आए लोगों के संस्कार जा क्यों नहीं रहे? अब ये तो संस्कृति क्यों नहीं बदली? शुरू में सवारी अपने सामान की जिम्मेवार है। लेकिन मैं एक ज़रूर ये बात कहता हूँ, देखिए, आपका आईना जनता है, जनता से आप सारी चीज़ आपकी है। अब वो ज़माने चले गए अगर विधानसभा में या पार्लियामेंट में बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती थी, लेकिन पहुंचती नहीं थी आम जनता के पास। अब तो एक छोटी सी सुई भी गिर जाए तो पूरे देश में ये आवाज़ चली जाती है। ये ताकत आप मीडिया की है। मैं तो आप सबको बधाई देना चाहूँगा। एक छोटी से छोटी चीज़ हमसे ज़्यादा लोग जानते हैं। आप पब्लिक में जाके पूछेंगे, हमें भी उन स्कीमों के बारे में नहीं पता जो उनका वो लाभ ले रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत चीज़ें ना आपने, देखिए, देने वाला तो परमात्मा है। वो गीता में लिखा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदाचन और श्रम बिन के मा पेन साध्यम। यानी आपका काम है काम करना, फल देना परमात्मा के हाथ में। आप काम ना करें, खाली परमात्मा के उसमें बैठे रहे, वो भी ठीक नहीं है। तो कर्म प्रधान है, कर्म ही आदमी को पुजवाता है और कर्म से ही आदमी बड़ा बनता है। कभी भी आपने देखा होगा विक्रम से तो कभी कोई बड़ा बना नहीं। आज तक कोई बना हो तो बता दो, उसका थोड़े पन्नों में इतिहास सिमट के रह जाता है। तो कर्म प्रधान है, हम अपना कर्म कर रहे हैं अपने तरीके से। क्या पता कुछ लोगों को आपका ये कर्म करना ही अच्छा ना लग रहा हो, तभी ये सब चीज़ें हो रही हैं। नहीं, सब लोगों को आप खुश नहीं कर सकते, सब लोगों को कभी खुश भी नहीं, खतरा है उन लोगों को, सब लोगों को खुश भी नहीं करना चाहिए। एक खतरा भी तो हो सकता है ना। नहीं, ये तो हर युग की कहानियाँ हैं। आप किसी युग को पढ़ लें, उसमें सब तरह की चीज़ें होती थी। अब मैं उनके नाम तो नहीं लूँगा कौन कौन होते थे, देवता होते थे या दूसरे होते थे। लेकिन मुझे ये बात बताइए, आप कह रहे ठीक है आप काम कर, दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह, राव नरबीर या फिर अभय यादव या फिर लक्ष्मण यादव, ये कौन, इनमें से कौन लगता है कि दक्षिण हरियाणा के लोगों के लिए वाकई में काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं, और कौन है जो लोग सिर्फ राजनीति चमका रहे हैं और पहले भी राजनीति ही करते रहे थे, चाहे किसी भी तरीके के दबाव की राजनीति कह के अपना कद बढ़वाने की बातें? देखिए मैडम, मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं, हम वो तो सामने दिख रहा है हमें। ये काम तो जनता बता सकती है, कौन उनका नेतृत्व कर सकता है, कौन उनकी अच्छे से सेवा कर सकता है। अब हर आदमी तो कहेगा मैं ही कर सकता हूँ। चलो आपको निकाल देते हैं। हर आदमी कहेगा मैं कर सकता हूँ। राव नरबीर, राव इंद्रजीत सिंह में बता दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, कोई भी कर सकता है, जिसको सरकार चाहे वो करा ले उनसे काम। सरकार जिसको आशीर्वाद दे दे, जनता जिसको आशीर्वाद दे दे, दोनों को आशीर्वाद मिले हुए हैं। एक केंद्र में मंत्री है, एक यहाँ। हाँ, तो वो कर रहे हैं अपने अपने तरीके से काम। ये थोड़ी कह रहा हूँ मैं कि वो काम नहीं कर रहे, वो भी कर रहे हैं। जिससे करवाना चाहता है संगठन पार्टी, वो भी करेंगे। अच्छा हो सकता है वो उनसे अच्छा करें। ठीक है, आखिर में क्योंकि आपने अपने विकासी काम कोसली को लेकर भी गिनवाए, रेवाड़ी को लेकर भी गिनवाए, अभी कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आपके ड्रीम प्रोजेक्ट्स हों या फिर आपने चुनावी वादे किए हों और उन पर आप काम करना चाहते हो, जब हम अगली बार बैठे या फिर चुनाव के वक्त में जब आपसे पूछा जाए तो आप गिनवा सके उन कामों को?
देखिए, मेरा जब मैंने चुनाव में हमारी सरकार का या पार्टी का मैनिफेस्टो तो होता ही है, उसमें आप देखेंगे 67 से 70 उन वादों में कंप्लीट हो चुकी हमारी 1.5-2 साल। इसके लिए तो मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि इतनी जल्दी। और बाकी पे आप देख रहे हैं काम सब पे चल रहे हैं, कोई ऐसी योजना नहीं जिसको हमने छेड़ा ही नहीं हो, लगातार उन पे काम चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता वो कंप्लीट होगी, लेकिन इतनी तो कंप्लीट हो चुकी। इसी तरह से हमने भी वादे किए थे जनता से अपने लेवल पे भी, एक भाई बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और सड़क, तो ये चीज़ जो मूलभूत सुविधाएं आपकी हैं उन पे हम फोकस जरूर करेंगे। उन्हीं को लेके मैंने पानी पे भी चर्चा करी, हम उस चीज़ में लग रहे हैं। उन्हीं को लेके सड़कों की भी हमने चर्चा करी, उस पर भी हम लग रहे हैं लगातार निरंतर, आप देख रहे होंगे। इसी तरह से हम चिकित्सा के ऊपर भी कर रहे हैं। हमने CHC से PHC बनवाने का काम करा। अभी हमारा जिला हॉस्पिटल 200 बेड से 300 बेड का घोषणा पीछे करी, उसमें टेंडर वगैरह सब हो गए, उसको काम शुरू होने में टाइम लगेगा। उसी तरह से नगर परिषद की हमारी कंडम बिल्डिंग होगी, उसको भी हम बाहर ले जा रहे हैं। 2 एकड़ ज़मीन हमने हुड्डा से परचेज़ की है, सरकार से 13.5 करोड़ रुपए दिए हैं, ताकि उसको भी हम नई बिल्डिंग नगर निगम की प्लानिंग के अनुसार बनाएंगे। क्योंकि आने वाला समय तो रेवाड़ी नगर परिषद ही ना रहे, नगर निगम बने, बार बार ये गोल पूरे होते नहीं। और अगला आप देखेंगे, जैसे किसान के लिए हमने जो सुविधाएं, हमारे कृषि कार्यालय ज़िले में था एक, जिसके नाम ज़मीन भी नहीं थी 43 साल से। अभी हमने 43 साल के बाद अब ज़मीन नाम कराई है उस कार्यालय की, और हम उसमें कृषि सदन बना रहे हैं। उसका पैसा पास हो गया, सरकार ने कर दिया, नक्शा पास हो गया, अब उसके टेंडर प्रक्रिया चल रही है। आने वाले समय में कृषि सदन अलग, क्योंकि एक ही छत के नीचे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फिशरीज एंड वाटर एंड सॉइल टेस्टिंग लैब, एक छत के नीचे किसान इधर उधर दौड़े ना, एक जगह उससे किसान से संबंधित एक छत के नीचे उनको सब मिल जाए, उनका एक हॉल भी, मीटिंग हॉल बने। तो ऐसा डिज़ाइन हमने उसका किया है। आने वाले समय में आप एक कृषि सदन रेवाड़ी में देखेंगे। एक इसी तरह से महिला हॉस्टल नहीं है 37 साल बाद भी, महिला हॉस्टल पे भी हमने सब तैयारियां कर ली हैं। उसके लिए भी हमने 1.25 एकड़ ज़मीन ली है, ताकि उसके भी हम उसको सिरे चढ़ाएँ। और 37 साल बाद जिला पुस्तकालय नहीं है रेवाड़ी ज़िले का, 37 साल थोड़ी होते हैं क्या ज़िले बने हुए को, एक जिला पुस्तकालय नहीं है, उस पर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। 6300 गज जगह हमने अब कराई है PWD से लेके जिला पुस्तकालय के लिए, जो बरसों से लोग बाट देख रहे थे, अब उसकी भी प्लानिंग हमने सिरे चढ़ा रहे हैं। इसी तरह से सैनिक सदन बने मेरे ज़िले में, सैनिक सदन, क्योंकि मेरा आपने देखा मोदी जी जब आए थे, पहली हुंकार, चुनावी हुंकार वहीं से, उनका पहली वो थी 15 सितंबर 2013 को, और एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री के प्रत्याशी डिक्लेयर हुए थे अपने गोवा में। तो गोवा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जी, वहाँ से हुए थे। वो पहली वो यात्रा थी। आपने देखा 6-7 लाख लोग थे वहाँ पे, भूतपूर्व सैनिक और सैनिक। और वो दिन है, रेवाड़ी ने इतना बड़ा आशीर्वाद पार्टी को दिया, आदरणीय मोदी जी को दिया, अगर पीछे मुड़ के आज तक नहीं देखा। आप देख रहे हो कितना, जहाँ जहाँ भी बढ़ते ही चले गए, घटे नहीं। तो हरियाणा की भूमि सबके लिए ही है, वही नहीं, रेवाड़ी नहीं बल्कि पूरी। और 8-10वां आपने देखा हमारा सैनिक है हरियाणा की संख्या के अनुसार। तो भूतपूर्व सैनिक और सैनिकों को जब संबोधित उन्होंने करा था, तो हमने कहा कि भाई यहाँ सैनिक संग्रहालय बने, उसकी हमने सदन में पीछे उठाया, क्योंकि पहचान है एक, लोग आने वाली पीढ़ियाँ उसको देखें। लेकिन उस पर भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज चली है, अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, अभी उसमें भी हम करेंगे काम। लेकिन जिन उम्मीदों के साथ एक कृषि सदन, सैनिक सदन हमारा बने, ताकि एक छत के नीचे ही सैनिकों का सब चीज़ें मिल जाएं। क्योंकि हमारी सेक्रेट इन 23 के 23 जिलों में, अब तो 23वां बना है, 22 के 22 जिलों में सबसे छोटी सेक्रेट है। कई बार पुराने नेता ले लेते हैं ना क्रेडिट, मैंने बनवाई, जबकि सबसे छोटी है। हमारे 60% ऑफिस सेक्रेटरेट से आज भी बाहर हैं। तो हम इसलिए चाहते हैं कि कृषि सदन एक जगह बन जाए, संबंधित सैनिक सदन एक जगह बन जाए, उनकी पेंशन, उनकी कैंटीन, उनका इलाज एक छत के नीचे आ जाए। तो उसके लिए भी हमने ज़मीन अभी दिलवा दी है हुड्डा से, उसके लिए भी हमने पैसा जमा कराया है। इसी तरह से अनेक चीज़ें इसमें जैसे अभी हम चाह रहे थे कि भाई हमारा दिल्ली दगड़ा जो 45 साल पहले अनाउंस हुआ करता था, अगर दिल्ली दगड़ा बनाएंगे। दिल्ली दगड़े का फ़ायदा क्या है कि ये पटौदी रोड में जाके मिल जाएगा, तो हमारी कोई फाटक नहीं लगेगी,
फूलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मिल जाएगा, लेकिन सोचा नहीं किसी ने, बल्कि उसमें गंदा नाला और छोड़ दिया। अभी मैं उसको 1.5 किलोमीटर उसको अंडरग्राउंड नाले को ले जा रहा हूँ ताकि उस पर हमारा सड़क बने और निजी मतलब ईजी अप्रोच भी हो और कम किलोमीटर भी कम हो। तो उसके लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं। एक मैंने पानी का मुद्दा बताया, एक मालिक ने चाहा तो पानी का मुद्दा हम इसको करके जाएंगे। जैसे अब हमारी तैयारी चल रही है चारों तरफ से, तो अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो विजन में हैं। और विजन भी कोई छोटा मोटा नहीं है, विजन भी ऐसा है कि 30 से 35 साल लोगों को देखने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा कोई काम हो। तो उन सब चीज़ों को उसी तरह से हम डिज़ाइन कर रहे हैं। अभी कॉलेज की बिल्डिंग हम शुरू कर रहे हैं इसी महीने, नहीं तो कब डिक्लेयर हुई थी, कितने सालों बाद, फिर हमने ज़मीन खरीदी, रहते रहते अब हम कॉलेज बना रहे हैं रेवाड़ी में। गवर्नमेंट का कॉलेज बॉयज़ कॉलेज नहीं है, प्राइवेट तो हैं, लेकिन प्राइवेट में गवर्नमेंट में तो फीस का बड़ा अंतर है, तो आम आदमी पढ़ सके, उनकी एजुकेशन का भी हम उसका कर रहे हैं। शिक्षा का जैसे मैंने कहा, चिकित्सा का मैंने कहा, रोड कनेक्टिविटी का मैंने कहा, बिजली का, हम 3 पावर हाउसों पे काम कर रहे हैं अब भी, ताकि वोल्टेज आने वाले समय में, और सारे शहर की हमने केबल बदलवाने का, तार बदलवाने का, सारी देहात में बदलवाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो बेसिक नीड है। आज तो बिजली से आदमी चलता है, थोड़ी देर बिजली ना वहाँ पर हम नहीं बैठ सकते, तो वो पावर यूज आज सब कुछ उसी से चल रहा है। हमारे यहाँ देहात में तो आजकल दहेज में इतना सामान आता है जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, चाहे वो मनानी है, चाहे ओवन है, चाहे गंडासा है, चाहे वो चक्की है, चाहे आज फ्रिज है, चाहे कूलर है, चाहे मतलब आप देखेंगे दूसरे अन्य इंस्ट्रूमेंट जो आज इलेक्ट्रिक से ही चलते हैं। तो आज इसके बिना है नहीं। तो उनकी चिंता जैसे हमने कोसली में की थी, यहाँ भी कर रहे हैं। तो बिजली का भी सुधारीकरण हो, सारी लाइनें बदला रहे हैं, और 33 kV के 3 स्टेशन हम बनवा रहे हैं। तो हमारा पास सब हो गया, लेकिन उस पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है, आने वाले समय में उन पर भी काम होगा। तो हमारा मुख्य रूप से इन 5-6 चीज़ों पे ही फोकस है। और आप ये भी देखेंगे मेरे आने के बाद हमारी सरकार ने जो सख्ती से ये 2-2.5 साल का, अगर आप क्राइम रेट भी देखेंगे और जिलों का उठा के, तो हमारा अच्छा है, बहुत कम है, बहुत कम है। तो उसमें भी सुधार, क्यों, सुरक्षा भी ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के साथ साथ सुरक्षा भी अगर आपकी नहीं है तो भी, तो वो चीज़ भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल टोटल सुधार हो गया, लेकिन उन व्यवस्थाओं में काफ़ी सुधार हुआ है। चलिए, आपने अपना विज़न एकदम से क्लियर कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद के साथ आपको वहाँ की जनता ने चुन के भेजा है, कि आपको इतना बड़ा मौका दिया कि आप कोसली से आए तुरंत और आपको वहाँ पर सर आंखों पर बिठाया और इतनी बड़ी जीत दिलाई, वो सारी बातें, वो वादे आप पूरी करें। 2029 में जब हम फिर से आप विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि हाँ, जो विज़न लेकर चले थे वो पूरा हो। भगवान आपको इतनी हिम्मत बख्शे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपके रूप में जनता हमारी हेडमास्टर है, वो चेक करेगी हमारा पेपर। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे उन सब चीज़ों को जो हमने बोली हैं वो धरातल पे उतरें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।